पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 53,241 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इससे कबल 6 साल पहले स्टॉक मार्केट 53,122 पर पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समाअत जारी। इलेक्शन कमीशन ने कल की सदर से मुलाकात और फैसले की तफसील अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात की समाअत का आज तीसरा दिन। इस सिलसिले में समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए गए। हम मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के हक में हैं। इंतखाबात के लिए बैरून मुल्क से गैर जानिबदार मुबस्सरीन को बुलाना चाहिए। इंतखाबात के नताइज सबको तस्लीम करने चाहिए। अपोजिशन पार्टी हमारे लिए इक्तसादी बारूदी सुरंगें बिछाएगी। हमने मुश्किल से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। सेनेटर इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। फरवरी 2024 में आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात की दौड़ में निगरां हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं है। इंतखाबात से मुतालिक निगरां हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा खतरा है। पीटीवी इंतजामिया मौसमियाती तब्दीली डेस्क के क़याम पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मौसमियाती तब्दीली डेस्क इलाकाई मराकज़ से मुंसलिक कर दिया गया है, जो कि खुशाइंद है। पाकिस्तान टेलीविजन में मौसमियाती तब्दीली डेस्क की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का खिताब। अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी। तुर्कम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। गुज़िश्ता रोज 19,344 अफराद पर मुश्तमिल मजीद 1,453 खानदान अपने मुल्क वापस लौट गए। अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों की मजमूई तादाद 1,62,000 से तजावुज कर गई। कराची में भी अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए खुसूसी इंतजामात। निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। 22 से 29 अक्टूबर तक चोरों और नादहिंदगान से मजीद 4 अरब 59 करोड़ रुपए वसूल। 5,448 से जायद अफराद गिरफ्तार। 1 सितंबर से जारी ऑपरेशन में अब तक 32 अरब से जायद रुपए वसूल किए जा चुके हैं। गजा में रिहायशी इलाकों पर इसराइल के सफाकाना और वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज का गजा शहर के मुहासरे का दावा। जमीनी फौज की बड़ी कार्रवाई का खदशा। 28 रोज में गजा में इंसानियत के खिलाफ जारी बर्बरियत में शोहदा की तादाद 9,061 हो गई। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान बरकरार। ईंधन और अद्वियात की किल्लत के बायस बेशतर अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। पानी और खुराक की शदीद कमी से लाखों फलस्तीनियों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक। हिंदुस्तान गैर कानूनी असलहे का गढ़ बन गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। हिंदुस्तान में 2 लाख से जायद गैर कानूनी असलहा मौजूद है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान गैर कानूनी असलहा बनाने में सरे फहरिस्त। गैर कानूनी असलहे के बढ़ते इस्तेमाल की वजह हिंदुस्तान में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी है। अगर हालात पर फौरी काबू न पाया गया तो हिंदुस्तान बहुत जल्द जंग का मैदान बन जाएगा। तज्जिया निगार। रेकोडिक मंसूबा उम्मीद की किरण। SIFC और गैर मुल्की कंपनी बैरक के इश्तिराक से रेकोडिक मंसूबे से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के सफर पर गामजन। मंसूबे से बलोचिस्तान में तरक्की का नया बाब खुलेगा। 7,500 से जायद अफराद को रोजगार मिलेगा। रेकोडिक के पास 5.87 अरब टन तांबे और 42 मिलियन औंस सोने के जखायर मौजूद। मंसूबे की मद में बैरक कंपनी $7 अरब की सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद। और मारूफ लोक गुलकारा रेशमा की बरसी आज मनाई जा रही है। रेशमा की आवाज निहायत दर्दंगेज और पुरसोस थी। उन्हें बुलबुले सहरा भी कहा गया। रेशमा 2013 में अपने मद्दाहों से हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। इस लोक गुलकारा को सितारे इम्तियाज और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एजाज भी दिया गया था।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। खबरनामे का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी और हौसला अफजा खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 580 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 53,241 पर पहुंच गया। इससे पहले 6 साल कबल स्टॉक मार्केट 53,122 पर पहुंचा था। नाज़रीन, खबरनामे में आपको बता रहे हैं बड़ी और हौसला अफजा खबर के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 580 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 53,241 पर पहुंच गया है, जबकि इससे पहले 6 साल कबल स्टॉक मार्केट 53,122 पर पहुंचा था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 580 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इंडेक्स 53,241 पर पहुंच चुका है। इससे पहले 6 साल कबल स्टॉक मार्केट 53,122 पर पहुंचा था। बड़ी ही हौसला अफजा खबर है, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो सामने आई है। स्टॉक मार्केट के हवाले से इंतहाई अप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 580 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है और इंडेक्स 53,241 पर पहुंच चुका है। ये एक नया रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कायम किया है। इससे पहले 6 साल कबल ऐसा हुआ था जब स्टॉक मार्केट 53,122 पर पहुंची थी। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और इससे पहले 6 साल कबल स्टॉक मार्केट में 53,122 पर पहुंचा था और तब यह रिकॉर्ड कायम हुआ था और आज 6 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 580 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 53,241 पर पहुंच गया है। मईशत के लिए अच्छी खबर है, कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर है और स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इससे पहले 6 साल कबल स्टॉक मार्केट 53,122 पर पहुंचा था और 6 साल के बाद एक बार फिर से स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, तेजी का रुझान है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 580 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 53,241 पर पहुंच गया है। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ के मौशी इस्लाहात के ये समरात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर पड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लोकल इन्वेस्टर हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर, उनके एतमाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, हाईली अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। दौरान ट्रेडिंग 580 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इससे पहले 6 साल कबल ऐसा हुआ था जब स्टॉक मार्केट 53,122 पर पहुंचा था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा जमीर अब्बास से। जमीर, आगाह कीजिएगा, एक अच्छी खबर है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये पूरा हफ्ता ही पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत अच्छा गुजरा है। अगर हम देखें स्टॉक मार्केट को ही तो इस पूरे हफ्ते में मंडे से लेकर फ्राइडे तक तकरीबन 2,000 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। इस वीक हम एंटिसिपेट ज़रूर कर रहे थे कि ये 53,000 क्रॉस करेगा, लेकिन इतना नहीं कर रहे थे कि एक नया रिकॉर्ड भी बन सकता है और आज रिकॉर्ड बन गया। 6 साल पहले यही मार्केट 53,127 पर बंद हुई थी जो कि ऑल टाइम हाई थी, लेकिन इस वक्त मार्केट जो है वो 53,263 पर पहुँच चुकी है जो कि नया रिकॉर्ड है। ये इसकी मेन रीज़न जो है वो एक तो कल IMF का जो डेलीगेशन पाकिस्तानी हुकाम से मिला है और उसके बाद उन्होंने जो कंप्लायंस रिपोर्ट देखी है उस पर रिव्यू करते हुए उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है और अपना ताउन जो है वो जारी रखने का भी इजहार किया है। एक तो ये पॉजिटिविटी है। दूसरा, इलेक्शन के लिए डेट आ गई है कि अगले साल फरवरी में आम इंतखाबात होंगे जिसके बाद एक नई हुकूमत आएगी और वो मुल्क की भागदौड़ संभालेगी। तो ये दो बहुत अहम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में हमने तेज़ी देखी गई। इसके अलावा अगर हम जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के फिगर्स देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के हवाले से तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और इंपोर्ट्स में थोड़ी सी कमी हुई है, जबकि ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें 18% कमी, मतलब 17 अरब डॉलर की कमी हुई है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है जो कि बहुत पहले हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, हुकूमत ने आके जिस तरीके से उस पर काम किया है तो वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। और न सिर्फ ये बल्कि हमारे तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव सिमत में जा रहे हैं। यही वजह थी कि जो गुज़िश्ता रोज़ IMF का डेलीगेशन है उसने जब रिव्यू किया तो वो काफ़ी सेटिस्फाई रहे इस बात पे कि तमाम
शरिया जो हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ख़ास करके पावर सेक्टर में जिस तरीके के इक़दाम करने थे वो किए जा रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, बिजली चोरी रोकी जा रही है। इसके अलावा जो हमारे जो मेन इशूज़ अगेन ट्रेड डेफिसिट का था उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। और जब इलेक्शन होगी उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी तो वो मज़ीद इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि जो तसलसल है पॉलिसीज़ का इकोनॉमिक की, तो वो ऐसे ही रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मईशत तरक्की कर सके। जी, हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने के लिए मजीद कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड के हवाले से तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के नए रिकॉर्ड पर बात करते हैं। माहिर मईशत और माहिर स्टॉक मार्केट शहरयार भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहरयार भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर, मंडे से फ्राइडे तक की अगर हम बात करें, हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि 2000 पॉइंट्स तक का अब तक इजाफा देखने को मिला है और 6 साल बाद ऐसा हुआ है कि हमें इतनी हाईली अप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही है मार्केट। क्या मुहर्रिकात होते हुए नजर आ रहे हैं और ये आपको लग रहा है कि आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा? थैंक यू सो मच। देखिए, जो गुज़िश्ता हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में 2000 से 22 पॉइंट का इजाफा विटनेस किया गया है और अगर अक्टूबर से अब तक की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में 6000 से 22 पॉइंट का इजाफा हुआ है। ये मार्केट में जो इतनी ज़्यादा तेज़ी हो रही है और मार्केट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो रही है, इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने जो मईशत में इस्लाहात का बीड़ा उठाया, उसके बाद स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला है, हवाला हंडी के ऊपर काम किया, जिसके बाद हमारा रुपया मुस्तहकम हुआ है, 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड्स आ रहे हैं और हमारी मईशत में आप देख रहे हैं कि सीमेंट की सेल दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हुई है। ऑटो सेल्स दोबारा से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दोबारा पहले के लेवल पे आ गए, लेकिन इंक्रीज देखने में आ रहे हैं स्लाइटली। और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पे हैं, जिसके असरात हम देख रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी, आप पिछले 10 माह से डाउन साइड के ऊपर थी और 10 माह के बाद हमने देखा उनमें 5% इंक्रीज देखने में आ रहा है। तो स्लाइटली चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं और इसके साथ इलेक्शन डेट का अनाउंस होना वो काफ़ी मुस्बत रहा, क्योंकि इकनॉमिक इस्तेकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अब मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेकाम भी हो। और इलेक्शन डेट आने के बाद सबकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया तो मार्केट ने इसको फर्दर सेलिब्रेट किया है। शहरयार साहब, आपने बड़ी तफसील से इसको वजाहत इसकी बयान की, लेकिन मैं चाहूंगा जरा अगर हम इसको आसान लफ्जों में बयान करें तो स्टॉक मार्केट में जब तेजी का रुझान होता है, 100 इंडेक्स जब ऊपर जाता है, एक आम आदमी इस चीज को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है कि स्टॉक मार्केट में जब नया रिकॉर्ड कायम होता है, स्टॉक मार्केट बुलंदी की सतह पर पहुंचता है, तो एक आम आदमी को किस तरह से फायदा होता है, हमारी मईशत पर किस तरह से इंपैक्ट करता है? और दूसरा साथ ही साथ ये भी फरमा दीजिएगा, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, तो इंपोर्ट बिल्स को मजीद किस तरह से कम किया जा सकता है? सवाल आपने किया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो दुनिया भर की कोई भी स्टॉक मार्केट होती है, उसकी इकोनॉमी किसी भी मुल्क की रिफ्लेक्ट करते हैं वहाँ का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसको KC 100 इंडेक्स कहते हैं। टॉप जो 100 कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं, उन कंपनीज के प्राइस अगर अप साइड के ऊपर जा रहे होते हैं तो फिर इंडेक्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वो डाउन साइड पे आते हैं तो इसी तरह इंडेक्स भी डाउन साइड के ऊपर आता है। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कंपनी से चूंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा किया है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा शो कर रहे हैं, तो वो बाइंग साइड के ऊपर आते हैं। जब शेयर ज़्यादा खरीदते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे स्टॉक मार्केट पूरी चल रही होती है, तो शेयर प्राइस बढ़ना शुरू होते हैं। जब शेयर प्राइस बढ़ना शुरू होते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ती है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 7640 अरब के पास आ चुकी है हमारी, यानी जो कुल सरमाया जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। और डॉलर टर्म से बात करूँ तो $27 बिलियन के करीब हमारे मार्केट में सरमाया लगा हुआ है। और जो मार्केट बढ़ती रहती है तो ये शो करती है कि कंपनी में जो कंट्री है उसमें इकोनॉमिक रिवाइवल आ रहा है और किस तरह से कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं और क्या मिजाज है इकोनॉमी का, वो सब स्टॉक मार्केट शो करती है। सेकेंडली, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बात की तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इकदाम लिए खासतौर पे जो स्मगलिंग का कट डाउन किया, पाकिस्तान से डॉलर आउटफ्लो हो रहा था उसको रोका। उसका असर हमने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। पिछले 3 माह की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी यानी कि हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको रोकने में कामयाब हुई हैं। अब जरूरत है समझिए कि हम हमारी इंपोर्ट को आस्ता आस्ता से खोलें और ऐसी पॉलिसीज मुरतब करेंगे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो। क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो हमारी मईशत और फर्दर मुस्तहकम होगी। जी, बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे और जो नया रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उसके क्या मुहर्रिकात थे उसमें हमसे तफसीली तबादला ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होंगे। ये फैसला सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात में किया गया। सदर ममलकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राज और इलेक्शन कमीशन अरकान ने ईवान सदर में मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। तफसीली गौर के बाद इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि
आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को करवाए जाएंगे। सदर मुमलिकत को हल्का बंदियों और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल की सदर से मुलाकात और फैसले की तफसील अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हमारे नुमाइंदे इजाज हुसैन से। इजाज, समाअत जारी है, क्या अपडेट्स हैं? 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से अदालत किसी भी हालात में सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेगी। किसी बहस के बगैर इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी रोज़ जुमेरात को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल की सदर से मुलाकात और फैसले की तफसील अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में मुलाकात की थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मुलाकात में मौजूद थे और तफसीली गौर के बाद इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराए जाएंगे और सदर मुमलिकत को हल्का बंदी और इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक ब्रीफ भी किया जाएगा। और इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के मुतालिक समाअत भी जारी है कि 90 रोज में इंतखाबात कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल की सदर से मुलाकात और फैसले की तफसील अदालत में पेश भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल के हवाले से जो उनकी मुलाकात हुई थी सदर मुमलिकत से और जो फैसला सामने आया था उसकी तफसील अदालत के सामने पेश कर दी है। कल मुलाकात हुई थी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के सरबराह के दरमियान। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का आज तीसरा दिन है। इस सिलसिले में समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं अपनी नुमाइंदा सदफ अफजल से। जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर एतराज़ात की जो समाअत का सिलसिला है वो 1 नवंबर से जारी है। आज तीसरा रोज़ है और आज यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर जिन हल्कों पर एतराज़ात सुने जा रहे हैं उनमें सक्खर, खुशाब, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह और इसी तरह कई दूसरे हल्के शामिल हैं। यहाँ पे दरख्वास्त गुजारों की बड़ी तादाद मौजूद है। 2 बेंचेस इलेक्शन कमीशन ने जो हैं वो इस मकसद के लिए 2 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं जिसमें दरख्वास्त गुजार अपने वकला के हमरा जो अपने अपने हल्के हैं उनके हवाले से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उन पर दलाइल दे रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो साथ साथ जिन हल्कों में कुछ तब्दीली की जा सकती है उनके हवाले से भी फैसले कर रहे हैं और जिन हल्कों में तब्दीली नहीं की जा सकेगी उसके हवाले से भी साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको फ़ैसला सुनाते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वफाक और सूबों से मजमूई तौर पर हल्का बंदियों पर तकरीबन 1324 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए थे और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद से 7 एतराज़ात जो हैं वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की जो इब्तदाई इशात की थी, इब्तदाई हल्का बंदियाँ शाया करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1 महीने का वक्त दिया था जिसमें लोग हल्कों के हवाले से एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा सकते थे। अब ये जो सिलसिला है हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत का, ये तकरीबन पूरा 1 महीना जो है वो इलेक्शन कमीशन में जारी रहेगा। 1 महीने में ये सारा जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा और 30 नवंबर तक सारी ये जो हल्का बंदियों की समातें हैं ये मुकम्मल करने के बाद जो इंतखाबी शेड्यूल है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि कौमी मुफाद सबसे ज्यादा अजीज होना चाहिए। मुखालिफ कुव्वतें चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, मरदमशुमारी हो जाए, मुश्तरका मफादात काउंसिल मंजूरी दे तो हल्का बंदियां आइनी तकाजा है। सेनेट इजलास की कार्रवाई हुई और सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि कौमी मफाद सबसे ज्यादा अजीज होना चाहिए। मुखालिफ कुव्वतें चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि आइन की ये कहता है कि 90
दिन में इलेक्शन हो, मर्दमशुमारी हो जाए, मुश्तरका मफादात काउंसिल मंजूरी दे तो हल्का बंदियां आईनी तकाजा है। सेनेटर इसहाक डार ने इज़हार ख्याल किया सेनेट में। उनका कहना था कि अब आगे देखने का वक्त है, अपोजिशन और हुकूमत को आगे देखना होगा, मुल्क के मुफाद के लिए काम करना होगा, मुल्क की मुफाद सबसे ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए। मुखालिफ कुव्वतें चाहती थीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। उनका ये भी कहना था कि आइन ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो, मर्दमशुमारी हो जाए, मुश्तरका मफादात काउंसिल मंजूरी दे तो हल्का बंदियाँ आइनी तकाजा होती हैं। सेनेट इजलास के हवाले से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार ने इज़हार ख्याल किया जिसमें उनका ये कहना था कि कौमी मुफाद हमें सबसे ज़्यादा मुकद्दम होना चाहिए। मुखालिफ कुव्वतों की ये काविश थी, ये कोशिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेनेट इजलास में उनका ये भी कहना था कि आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएं, मर्दमशुमारी भी हो जाए, मुश्तरका मफादात काउंसिल मंजूरी दे तो हल्का बंदियाँ एक आइनी तकाजा है। सेनेटर इसहाक डार ने इज़हार ख्याल में कहा कि हम मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के हक में हैं। इंतखाबात के लिए बैरून मुल्क से गैर जानिबदार मुबस्सिरीन को बुलाना चाहिए। अरसलान असद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अरसलान, आगाह कीजिएगा, आज सेनेट इजलास में सेनेटर इसहाक डार ने इज़हार ख्याल किया। जी, आज सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजानी की सदारत में हुआ। इस इजलास में जब शुरू हुआ तो इस पर जो रूटीन का एक एजेंडा था, कायमा कमेटी की रिपोर्टें पेश करने के बाद, उसके बाद मुल्क की अमूमी सूरत हाल जो है, सियासी सूरत हाल, उस पर बहस शुरू हुई। तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर वसीम शहजाद ने कहा, इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता शब जो एक इत्तफाक राय से मुल्क में आइंदा इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का जो ऐलान किया गया है उसको सराहते हैं। ये खुशाइंद है। इससे मुल्क में एक जो बज़ाहिर एक गैर यकीनी सूरत हाल थी वो खासी हद तक ख़त्म हो गई है। उनका ये कहना था कि ये इलेक्शन अब साफ, शफाफ और क्रेडिबल भी होने चाहिए। इसके लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को भी बुलाना चाहिए और हमें अपने माजी के जो तल्ख बातें हैं या तल्ख यादें हैं उनको भुलाकर आगे बढ़कर जमहूरियत की मजबूती के लिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यही हमारा रास्ता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बका है वो जमहूरियत में है। उन्होंने इस मौके पर जो PDM की हुकूमत थी 13 जमातों पर मुश्तमिल गुज़श्ता हुकूमत, उसको हदफ तनकीद बनाया, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए कायदे ऐवान सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार का कहना था कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी 13 जमाती PDM की हुकूमत थी, उसने मुल्क को बहुत ही मुश्किल से दिवालिया होने से बचाया। जो उससे पहले की जो हुकूमत थी वो मुल्क की आइंदा आम आने वाली हुकूमतों के राह में एक इक्तिसादी बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल जो खासी ख़राब थी और मुल्क की मईशत जो थी वो 24वें इंटरनेशनल लेवल पर 24वें दर्जे से तनज़्ज़ुली करते हुए 48वें नंबर पर आ चुकी थी। और ये उससे पहले PDM से पहले जो हुकूमत थी उसका शाखसाना था कि उन्होंने खुद ही अपने हाथों से IMF के साथ जो उनका प्रोग्राम था उसको भी डीरेल किया। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के जो प्रोग्राम था उसको भी बैक ऑन ट्रैक किया, उसको भी पटरी पर चढ़ाया और मुल्क को एक मुस्तहकम दिया। उनका ये भी कहना था सेनेटर इसहाक डार का कि वो भी मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, ऐसा इंतखाबात जिसमें तमाम जो सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और इसके लिए अगर बैरून मुल्क से गैर जानिबदार मुबस्सिरीन बुलाने चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए और इसी में ही सबकी भलाई है। जी, बहुत शुक्रिया। अरसलान असद, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि फरवरी 2024 में आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात की दौड़ में निगरान हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं है। आइन की रूह के मुताबिक मुल्क चलाने का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों का है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। फरवरी 2024 में इंतखाबात होंगे। इस दौड़ में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन के दिबाचे तमहीद प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो उस हवाले से ये अवाम का इस्तेहकाक और हक है। पाकिस्तान टेलीविज़न और जो वज़ारत इत्तलात से मुंसलिक जो इदारे हैं उनको यकीनी बनाना है कि वो किसी ख़ास जमात के आलाकार नहीं हैं। ये अवाम का हक है। हम तमाम जमातों को बिला तख़सीस तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबर मौक़े देंगे।
नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान टेलीविजन में मौसमियाती तब्दीली डेस्क कायम कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज डेस्क दुरुस्त समत की जानिब बेहतरीन इकदाम है। पाकिस्तान टेलीविजन मौसमियाती प्रोग्राम तवातुर के साथ नशर करे। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज डेस्क पर काम करने वालों को इस शोबे से मुतालिक तकनीकी तरबियत दी जाएगी। माशरे के हर तबके को आने वाली मौसमियाती चैलेंज के बारे में आगाह करना होगा। MDPTV ज़हूर अहमद का कहना था कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रिपोर्टिंग पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अवामी अहमियत के मौज़ूआत पर खुसूसी तवज्जो देंगे। ये अवामी अहमियत की खबर होती है। क्लाइमेट चेंज डेस्क मौसम की सूरत हाल से मुतालिक आगाही भी देगा। क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करने वाली सहाफ़ी ज़ैनब वहीद ने कहा कि ये मौसमियाती नहीं माहौलियाती तब्दीली है। नौजवान नस्ल को बिलखसूस इस पर तवज्जो देनी चाहिए। नुमाइंदा SDPI आयशा खान ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों के मौजू पर रिपोर्टिंग वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने डेस्क कायम करने पर निगरान वफाकी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ऑन साही ने वज़ीर इत्तलात को डेस्क के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली डेस्क पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने पेश करेगा। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा है कि बरतानिया मौसमियाती मसाइल पर पाकिस्तान भर की तंजीमों के साथ तावन कर रहा है। COP28 कॉन्फ्रेंस में हम जिद्दत और सरमायाकारी के वादों के जरिए पाकिस्तान की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के लिए हिमायत हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे और पुरुम्मीद हैं कि हमारी कोशिशों से पाकिस्तान के लिए मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल का दौरा किया। इस मौका पर NARC हुकाम की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान मौसमियाती खतरात का शिकार है। Following last year's devastating floods, it's clear that Pakistan is very climate vulnerable, and the UK has been collaborating with Pakistan to improve climate resilience and to advocate for globally driven solutions. At the upcoming COP28, we'll be working hard to secure support for Pakistan's food security and agriculture through commitments to innovation and investment, and I'm confident that our efforts will result in very positive outcomes for Pakistan. उन्होंने कहा कि हमारे पास चीवनिंग के सीनियर साबिक तलबा पूरे पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों और पॉलिसी साजी में सरगर्म अमल हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने NARC में चीवनिंग गार्डन का इफ्तिताह करते हुए पौधा भी लगाया। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गैर कानूनी अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने के बाद अब उनका महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपन वतन वापसी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। FC ने अफगान मुतल्लिका हुकाम के साथ तबादला ख्याल करते हुए बाहिमी इत्तफाक से तुर्कम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला किया। 2 नवंबर को 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 430 गाड़ियों में 1,453 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,62,479 अफगान पनाहगजीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक मजमूई तौर पर 7 खानदानों के 227 अफराद बॉयज़ हॉस्टल सुल्तानाबाद कराची में मुंतकिल हो चुके हैं। 8 अक्टूबर से अब तक 4,208 गैर कानूनी अफराद कराची और सिंध से चमन के रास्ते अफगानिस्तान जा चुके हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे ट्रांजिट पॉइंट्स पहुंच रहे हैं, जहां पर बुनियादी सहूलियात मुहैया की गई हैं। इन मराकज़ में नादरा और FIA के हुकाम गैर कानूनी अफराद की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बगैर दस्तावेजात के मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जुड़वा शहरों से 31 अफराद को आज अपने ममालिक रवाना कर दिया गया। इन गैर कानूनी अफराद को वफाकी दारुल हुकूमत के करीब तरीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा भिजवाया गया है, जहां से तुर्खम के रास्ते मुल्क बदर कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी कंदील फातिमा मेमन का कहना है कि ख़याबान सर सैयद के सरकारी स्कूल में लगाए गए होल्डिंग कैंप में इस वक्त 110 गैर मुल्की की दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जा रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बगैर दस्तावेजात के रहने वाले इन अफराद को जरूरी कार्रवाई मुकम्मल होने पर अगले मरहले में पूरी इज्जत से वापस भेज दिया जाएगा। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि दस्तावेजात रखने वाले 159 अफराद को गुज़िश्ता रोज़ क्लियर करके होल्डिंग सेंटर से जाने की इजाज़त दी गई ताकि वो अपना कानूनी क़याम जारी रख सकें।
अटक में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है। जिला भर से 272 अफराद को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 43 अफराद को 2 बसेस के जरिए ट्रांजिट कैंप से तुर्कम बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया। रवानगी से कबल डॉक्टर्स की टीम ने तमाम अफराद का मेडिकल मुआयना किया। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ट्रांजिट कैंप में FIA और नादरा का अमला मजीद गैर मुल्कियों का डाटा चेक करने में मसरूफ है, जिनको जल्द ही अपने वतन वापस भेज दिया जाएगा। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से डेरा गाजी खान डिवीजन में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की निशानदही के लिए सर्च ऑपरेशन का फैसला किया गया है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि डेरा गाजी खान डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों समेत दीगर गैर मुल्कियों को तलाश किया जाएगा और गैर मुल्कियों को पनाह इमलाक किराए पर देने और मुआवनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि गैर मुल्कियों को अपने वतन के हवाले करने तक हर मुमकिन सहूलियात दी जाएं। खैबर और हंगू से भी गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक आज खैबर से 19,344 अफगान तुर्कम के रास्ते वतन वापस चले गए। होल्डिंग सेंटर में नादरा अमला ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डाटा इकट्ठा कर लिया है। हंगू से भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान खानदानों की वापसी का सिलसिला जारी है। जिला भर से 58 अफगान खानदान वापस जा चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर फजल अकबर का कहना है कि 269 अफगान शहरियों को इनफरादी तौर पर वापस भेज दिया गया है। कानूनी तौर पर मुकीम रजिस्टर्ड अफगान शहरी और खानदान अपनी मर्जी से वापस जाना चाहें तो उनका भरपूर ख्याल रखा जाएगा और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक सहूलत भी दी जाएगी। नाज़रीन, निगरां हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करी क़यादत के मुल्की सालमियत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दामात जारी हैं। 22 से 29 अक्टूबर तक मुल्क भर से बिजली चोरों से 4.5 अरब रुपए से ज़ायद जुर्माने वसूल, जबकि 5,448 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इनमें से इस्लामाबाद और पंजाब से 5,241, सिंध से 34 और खैबर पख्तूनख्वा से 173 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में 3,217, सिंध में 215 और खैबर पख्तूनख्वा में 325 FIR दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद से 1 अरब 91 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा से 1 अरब, सिंध से 1 अरब 39 करोड़ और बलूचिस्तान से 21 करोड़ रुपए जुर्माने वसूल किए गए हैं। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 32 अरब से ज़ायद जुर्माना वसूल और 24,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 56 रोज से जारी इंसदादी बिजली चोरी मुहिम के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक मुहिम के दौरान अब तक 11,574 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर 23,201 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए, जबकि 22,964 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवाई गईं। बिजली चोरों से अब तक 4,42,52,616 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 1,90,41,37,002 रुपए बनती है। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल की, जहां गजा में रिहायशी इलाकों पर इसराइल के सफाकाना और वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली फौज ने गजा शहर का मुहासरा करने का दावा किया है, जिसके बाद जमीनी फौज की बड़ी कार्रवाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सेहूनी तैयारों ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 4 स्कूलों को निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि जबालियाल, ब्रेज और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंपों में कायम स्कूल्स पर हमले किए गए हैं। इसराइली अफवाज ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए एक बार फिर अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में बमबारी की है। बैतुल्लाहिया और जैतून और रफा के मगरिब में वाक़े तिल अल हवा में भी आबादी को निशाना बनाया गया है। खान यूनस में एक घर पर हमले में मुकामी TV रिपोर्टर मोहम्मद अबू हताब समेत उनके खानदान के 11 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 28 रोज में गजा में इंसानियत के खिलाफ जारी बर्बरियत में शहदा की तादाद 9,061 हो गई है, जिनमें 3,760 बच्चे और 2,326 खवातीन शामिल हैं। अब तक 22,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं, जो इलाज के बगैर तड़प तड़प कर जीने पर मजबूर हैं। जख्मियों को अद्वियात और तिबी सहूलियात मुयसर नहीं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पों की इतलात हैं। इसराइली फौज ने झड़पों में अपने मजीद 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। लबनान के खिलाफ भी इसराइली जारहियत बरकरार है। इसराइली अफवाज ने सरहद के करीब लबनानी इलाकों को निशाना बनाया है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने भी इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाके पर 12 रॉकेट दागे हैं और इसराइली कस्बे करियात शमूना में गिरे हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि इन हमलों में 2 इसराइली शहरी जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने भी सरहदी इलाके में इसराइली फौज के ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले किए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह जंग शुरू होने के बाद पहली बार आज खिताब करेंगे। खिताब में वो मुमकिना तौर पर इसराइली जारहियत
اور حزب اللہ کے اگلے اقدام سے متعلق بات کریں گے۔ کچھ دیگر خبروں کا رخ کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ اور ثقافت جمال شاہ کہتے ہیں کہ ملک میں ثقافت کے فروغ اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی وی کے پروگرام صبح پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے جمال شاہ نے کہا کہ بچوں کو بھی اپنی سرزمین اور ثقافت کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ورثہ کے عنوان سے ایک مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لوک میلے میں ملک بھر کی ثقافت کے رنگ نمایاں ہوں گے۔ ورثہ کے حوالے سے نصاب بھی تیار کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی نے بلوچستان میں عوام کو سرکاری سطح پر مفت علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر دیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ سے ملک اور صوبے کے اچھے ہسپتالوں میں قومی شناختی کارڈز کے ذریعے بلوچستان کے تمام مستحق شہریوں کے لیے مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ بلوچستان کے تمام شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے ہر فرد کو یکساں علاج کی سہولیات میسر آئیں گی۔ بلوچستان کے ہر شہری کا علاج 1200 سے زائد پینل ہسپتالوں سے سرکاری اخراجات پر ہوگا۔ ادھر موجودہ نگراں حکومت نے بلوچستان میں پہلی مرتبہ صحت کارڈ کا آج اجرا کر کے صوبے کے مستحق لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اس وقت نگراں صوبائی وزیر صحت بلوچستان ڈاکٹر امیر محمد جوگیزئی ہمارے نمائندے میر سلام جوگیزئی کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات انہی سے لے لیتے ہیں۔ میر سلام جوگیزئی بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی، آج بلوچستان کے لیے ایک اہم تاریخی دن ہے جس میں صحت کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر امیر محمد جوگیزئی صاحب۔ آج کے دن واقعی بڑا مبارک دن ہے۔ یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو ہمارا ہم سب کا بلوچستان والوں کا ایک خواب تھا، آج اللہ تعالیٰ نے وہ خواب ہماری سپرویژن میں یا ہماری لیڈرشپ میں کر لیا۔ مگر یہ بلوچستان کے غریب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے، اور اس وقت بلوچستان کے تمام غریب جو لوگ مزدور ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ علاج جو ہے پاکستان کے 1200 اسپتالوں میں اور ہمارے یہاں 30 اسپتالوں میں، بلوچستان کے 30 اسپتالوں میں ہر طرح کی طبی سہولتیں مفت مہیا ہوں گی انشاءاللہ۔ اس سے 100% بلوچستان کی جتنے بھی خاندان ہیں جو اس وقت نادرا کے ساتھ 23 لاکھ گھرانے رجسٹرڈ ہیں، آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ کا صحت کارڈ ہے۔ آپ کے پاس ضرور عوام کو بتا دیں کہ جب بھی کسی اسپتال میں وہ جاتے ہیں اپنا اوریجنل شناختی کارڈ اپنے جیب میں رکھیں، اور وہاں پہ ہمارے اسٹیٹ لائف کے کاؤنٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کاؤنٹرز پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ دکھا دیں، وہ آپ لوگوں کی ہر طرح سے رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی نے ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا اور مختلف بیرکوں، چکیوں، لنگر خانے اور جیل اسپتال کو معائنہ کیا۔ انہوں نے جیل اسیران سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پوچھے۔ وزیر اعلیٰ نے جیل کچن میں بنی دال کھائی اور باورچی کو 10,000 روپے انعام بھی دیا۔ انہوں نے جیل ہسپتال کا دورہ کیا، مریض قیدیوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ قیدیوں کو دستیاب وسائل کے مطابق علاج معالجے کی بہترین سہولتیں مہیا کریں۔ وزیر اعلیٰ نے صفائی ستھرائی اور قیدیوں کو اچھا کھانا فراہم کرنے پر سپرنٹینڈنٹ جیل محمد جہانگیر ڈوگر کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں شاباش دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں سنگین جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فلسطینی شہری صہیونی دہشت گردی کے خلاف اپنی آزادی اور بقا کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی میں ان کے خطاب کی تفصیل بتائیں گے محمد زبیر الدین اپنی رپورٹ میں۔ کراچی میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی بربریت و ظلم کے خلاف طوفان اقصی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی سے خیبر تک آپ کی آواز بن چکے ہیں اور یہ ظلم و بربریت دیر تک نہیں چلے گی، جبکہ مسلمان حکمرانوں کو اپنے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کو بتا دینا چاہیے کہ پوری مسلم امہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ہمیں آواز دی، ہم نے اس پر لبیک کہا، اور پورے ملک میں ہمارے اجتماعات ہوں گے اور انشاءاللہ اب یہ سیلاب آگے بڑھے گا، یہ طوفان آگے بڑھے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، جمعیت علماء اسلام شکست خوردہ عناصر کا ہر محاذ پر بھرپور مقابلہ کرے گی۔ طوفان اقصی مارچ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ آپ کی حمایت دراصل بیت المقدس کی حمایت ہے۔ اسماعیل ہانیہ سربراہ حماس نے کہا کہ ارض مقدس فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، فلسطین کی عورتیں، بچے، علماء سب جنگ کے میدان میں ہیں،
امت گواہ ہے کہ ہم طویل جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ شکست خوردہ عناصر کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے اور یہ پہلے بھی مسلمانوں کی تھی اور ہمیشہ مسلمانوں کی رہے گی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے MKM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر تمام امہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور یہ فلسطینیوں کا نہیں جبکہ ہمارا امتحان ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری، راشد محمود سومرو اور JUIF کے سندھ کے عہدیداروں نے کہا کہ حماس نے اسرائیلی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت خان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عرفان سعادت خان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز سمیت اٹارنی جنرل اور وکلاء نے شرکت کی۔ جسٹس عرفان سعادت خان اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کے حلف کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ سینئر جسٹس ندیم اختر نے قائم مقام چیف جسٹس سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب سندھ ہائی کورٹ میں منعقد ہوئی۔ حلف برداری کی تقریب میں ساتھی ججز، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور وکلاء رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی بات کریں تو بھارتی فورسز کی طرف سے قتل، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں صحافی انتہائی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اور سچ بولنے پر ان کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ مودی حکومت نے 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں 20 سے زائد صحافیوں کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے پولیس اہلکاروں اور چند غیر مقامی آبادکاروں کی ہلاکت کے بعد مقبوضہ علاقے میں نام نہاد سیکیورٹی کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ قابض فورسز نے ضلع بارہمولہ کے علاقے کنرز میں 2 نوجوانوں الطاف احمد اور فاروق احمد کو گرفتار کر لیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور انڈین نیشنل کانگریس مقبوضہ کشمیر شاہ کے صدر وقار رسولانی نے مقبوضہ علاقے کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ ناظرین، بھارتی سپریم کورٹ کے حال ہی میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جس کے مطابق بھارت غیر قانونی اسلحے کا گڑھ بن گیا ہے۔ اس وقت ملک میں 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی اسلحہ موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریاست اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہریانہ اور راجستھان غیر قانونی اسلحہ بنانے میں سر فہرست ہیں، جبکہ صرف بہار میں 91 فیکٹریاں موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ ناگا مٹھو کے مطابق غیر قانونی اسلحے کے بڑھتے استعمال کی وجہ بھارت میں بڑھتی ہندو انتہا پسندی ہے۔ مودی دوری حکومت میں اتر پردیش میں غیر قانونی اسلحے کا استعمال 3 گنا بڑھ گیا، جہاں پر غیر قانونی اسلحے کی تعداد 13,000 سے 30,000 سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس ہریانہ میں 34,000 سے زائد غیر قانونی اسلحے کے مقدمات درج ہوئے اور 5 برس میں 13,000 سے زائد غیر قانونی پسٹلز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں میں سے زیادہ تر کا تعلق بجرنگ دل، وشوندھرا پرساد، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ سے ہے۔ منی پور میں خانہ جنگی میں بھی بڑے پیمانے پر غیر قانونی اسلحہ استعمال ہونے کی اطلاعات ہیں جو اس رپورٹ میں شامل نہیں ہیں۔ ناظرین، ریکوڈک منصوبہ پاکستان کے لیے امید کی کرن، خصوصی سرمایہ کاری کونسل اور غیر ملکی کمپنی بیرک کے اشتراک سے بلوچستان میں ریکوڈک منصوبے سے پاکستان معاشی استحکام کے سفر پر گامزن ہے۔ ریکوڈک منصوبہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس منصوبے سے 7,500 افراد کو روزگار میسر ہوگا۔ ریکوڈک میں 5 ارب 87 کروڑ ٹن تانبے اور 42 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ منصوبے کی مد میں بیرک 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہے۔ ریکوڈک منصوبے کا 50% بیرک، 25% وفاق جبکہ 25% بلوچستان کو ملے گا۔ ریکوڈک منصوبے کی تکمیل 2 مراحل میں کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں ملکی اثاثوں میں 4 ارب ڈالر جبکہ دوسرے مرحلے میں 7 ارب ڈالر کے ذخائر کا اضافہ ہوگا۔ ریکوڈک منصوبے سے 2028 تک پہلی پیداوار کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ تانبا قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز کا اہم جزو ہے جس سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا۔ کانکنی کے شعبے میں ریکوڈک منصوبے سے جدت آئے گی اور ملک کی مجموعی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ریکوڈک منصوبے کی کامیابی سے OGDCL، PPL اور دیگر مقامی کمپنیز پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी में अज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है, आप भी सुनने की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से केस है। इलेक्शन कमीशन ने कल की सदर से मुलाकात और फैसले की तफसील अदालत में पेश कर दी है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस की सरबराही कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समात ये केस है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समात इलेक्शन कमीशन ने कल की सदर से मुलाकात और फैसले की तफसील अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समात कर रहा है। आम इंतखाबात नाज़रीन 8 फरवरी रोज जुमेरात को होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इजाज हुसैन से। इजाज, आज समात रही, 3 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा है, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? इजाज हुसैन से हम तफसीलात भी जानेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल की सदर से मुलाकात और फैसले की तफसील अदालत में पेश कर दी है। ये फैसला सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात में किया गया था कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात होंगे। सदर ममलकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन अरकान ने ईवान सदर में मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी इस मुलाकात में मौजूद थे और तफसीली गौर
غور के बाद इस बात पर इत्तफाक हुआ कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराए जाएंगे और सदर मुमलिकत को हल्का बंदी और इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक ब्रीफ भी किया जाएगा। नाज़रीन, और इसी हवाले से आज समाअत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कल की जो सदर से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में जो फैसला हुआ था कि इंतखाबात किस तारीख को होंगे, इस फैसले की और मुलाकात की तफसील आज अदालत में पेश की गई और आज की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। ये फैसला सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कल मुलाकात में किया गया था। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन अरकान ने ऐवान सदर में मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज, क्या पेशरफ सामने आई है अब तक इस केस के हवाले से? नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। ये फैसला हुआ कल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात में। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के अरकान ने कल मुलाकात की थी। ऐवान सदर में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। तफसीली गौर किया गया और उसके बाद इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को करवाए जाएंगे। इस हवाले से सदर मुमलिकत को ब्रीफ भी किया गया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल की जो मुलाकात हुई थी सदर से, उस हवाले से और जो तफसीली फैसला सामने आया था उसकी तफसील जो है वो अदालत में पेश कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबराही कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है जो इस केस को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने का ये मामला है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है। इसी हवाले से इजाज हुसैन से मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी इजाज। जी, ऐसे है कि इस वक्त हुक्मनामा लिखवाया जा रहा है और उसके बाद इस मुकदमे को आज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो तमाम फरीक हैं उन्होंने रजामंदी इजहार कर दिया है कि 8 फरवरी की जो तारीख से कल सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के माबैन मशावरत के दौरान सामने आई थी, उस पर इतफाक कर दिया गया है और किसी को एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा है और इसमें यह चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस वक्त हम सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं, जहाँ तक किसी किस्म की तशरीह का मामला है वो बाद में देख लेंगे। और क्योंकि आइन की तशरीह का मामला बार बार उठाया जा रहा था, आइन का आर्टिकल 41(5) है जिसकी ये तशरीह का मामला उठाया जा रहा था कि जो डेट देनी थी इलेक्शन की वो सदर मुमलिकत की तरफ से दी जा रही थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दी जानी थी। लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना है कि इस मामले पर बहस बाद में कर लेंगे, अभी सिर्फ इंतखाबात करवा लेते हैं। साथ ही साथ अदालत में के सामने वो दोनों दस्तावेज जो है ना वो रख लिए गए हैं। एक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन समायत हिस्से के अरकान हैं और उनके दस्तखत मौजूद हैं, और दूसरा है सदर की जानिब से जिस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। ये दस्तखत जो है वो सीधा जो दस्तावेज है ये केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। और जो अदालत की तरफ से ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में लाया गया इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से उसमें अदालत को बड़ी आकर्मक पोजीशन में ले जाया गया और ये भी कहा गया कि अगर सदर मुमलिकत को अगर किसी हवाले से आइन की तशरीह की जरूरत थी तो उन्हें आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना चाहिए। तो उन्हें आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना चाहिए था कि आया कि ये इख्तियार उनका है जो इंतखाबात की तारीख देना या किसी और का है, तो इस इबहाम को दूर कर लिया जाता। तो ये इस तरह से आइन की वायलेशन हुई है कि इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार के ऊपर जो है वो जो इंतखाबात हैं जो कि आइनी मैंडेट हैं और आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज़ में होने थे वो आगे चले गए हैं। अभी ऑर्डर जो है वो लिखवाया जा रहा है, मुकम्मल ऑर्डर जब होता है तो फिर ज़ाहिर है इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा और उसके बाद ये मामला अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन या इंतखाबात कराने हैं वो इसकी तैयारियाँ करेगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन आपका। और नाज़रीन अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से।